हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। तो चलिए आज एक और नई सब्जेक्ट का आगाज करते हैं और सब्जेक्ट है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस। जितने भी स्टूडेंट ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से 2023 में पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशन देंगे और जिनका जिनका दोस्तों पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, तो आप लोग इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। आज के इस क्लास में दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के पेपर नंबर 5 के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और आपको जो मैं यहाँ पर आज की क्लास में कराने वाला हूँ दोस्तों, आज के इस सीरीज में आपको 10 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा और एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आंसर के साथ कराऊंगा। जितने भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव यहां पर मैं आपको कराने वाला हूं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप जरूर प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि यहां पर देखिए जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा ये 2019 के एग्जामिनेशन में पूछी गई है और प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित मैं आपको इंपोर्टेंट फैक्ट कराऊंगा। कॉपी पेन निकाल लीजिए और आप लोग जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट मैं करवाऊंगा सारे इंपोर्टेंट फैक्ट को जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वहां से क्वेश्चंस निश्चित ही 100% आपके एग्जाम में बन सकती है। तो चलिए हम बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और दोस्तों एक बार फटाफट से अपने सभी फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी फ्रेंड्स आपके जुड़ जाए। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखना पहला क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप है और पहला क्वेश्चंस क्या कहता है, रेलवे बजट को आम बजट में कब शामिल किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बाद दोस्तों 21 में भी पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा रेलवे बजट को आम बजट में, ठीक है। यहां पर क्वेश्चंस दो तरीके से पूछे जाते हैं, गौर से ध्यान रखना कि रेलवे बजट जब पूछा जाए कि रेलवे बजट को आम बजट में कब शामिल किया गया, तो ध्यान रखिएगा ये शामिल किया गया था दोस्तों वर्ष 2016 में, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आप एक क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करके बताइए कि रेलवे बजट जो है, ठीक है दोस्तों, रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था, ठीक है। ये चीजें आप कमेंट करके हमको बताइए। अब देखते हैं यहां पर कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। तो इंपोर्टेंट फैक्ट में आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चंस आपसे पूछी जा सकती है कि पहला संयुक्त बजट जो है, पहला संयुक्त बजट इसको संसद में कब पेश किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 1 फरवरी 2017 में पेश किया गया था, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2016 में रेल बजट कुल बजट का लगभग कितना प्रतिशत था, तो ये ध्यान रखिएगा 15%। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी हैं आप लोग ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया कि सारे ऑब्जेक्टिव 2019 के एग्जाम में पूछा गया है, तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट है भाई साहब आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसे जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। साथ में एक और इंपोर्टेंट फैक्ट देखिए उसी प्रश्न से संबंधित। तो यहां पर देखना ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं अनुच्छेद वाला, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद वाला। तो देखो वैसे अगर बात करें बजट की, किसकी बात करते हैं, बजट की, तो संविधान में बजट शब्द का कहीं भी चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन आपको समझना है वार्षिक वित्तीय विवरण जो है यह बजट को संदर्भित करती है। किसको संदर्भित करती है, वार्षिक वित्तीय विवरण किसको संदर्भित करती है, बजट को। और फिर ध्यान रखिएगा वार्षिक वित्तीय विवरण का जो वर्णन है यह संविधान के अनुच्छेद 112 में है, ठीक है, अनुच्छेद 112 में। इसीलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि बजट संबंधी जो प्रावधान है इसका संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद 112 से है। याद रहेगी। चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग फैक्ट को। अब देखना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया आपसे कि सुशासन का एक कार्यक्रम है, ठीक है, सुशासन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे संबंधित मैं आपको बहुत ही जानदार फैक्ट बताने वाला हूं। अभी देखना पहले तो ऑप्शंस देख लीजिए क्या है। सुशासन एक कार्यक्रम है किसका, प्रभावी एवं कुशल प्रशासन का, या फिर भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का, या फिर नागरिकों के जीवन में सुधार का, या फिर उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिए सुशासन जो है दोस्तों, यहां पर जितने भी पॉइंट दिए गए इसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अब देखना यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट भाई साहब आपको ध्यान रखने हैं, सुशासन जो है यह सभी नागरिकों के बीच में क्या करता है, समानता को प्रदर्शित करता है, ठीक है, समानता को व्यक्त करता है, इसलिए यह इसकी एक विशेषता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखोगे, सुशासन के संबंध में धार्मिकता एवं भावुकता सत्य कथन नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से, देखो यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बनाए जा सकते हैं, निम्नलिखित में से सुशासन से संबंधित नहीं है, तो एक ऑप्शन में आपको यह दिया जाएगा धार्मिकता एवं भावुकता, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों जो है यह सुशासन से संबंधित नहीं है। आइए देखते हैं। चलिए आप लोग फटाफट से एक बार शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, सारे स्टूडेंट को बुला लीजिए, बहुत मजा आने वाली है क्लास में और काफी दमदार क्लास है। यूट्यूब पर आपको ऐसी क्लासेस नहीं मिलेगी। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो यहां पर ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष। तो
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, भारत में नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की जो नियुक्ति करता है यह कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, देखो ये जो है नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, इसको हम लोग इंग्लिश में शॉर्टकट में CAG कहते हैं, याद रहेगा, CAG कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आपको पता है कमेंट करके बताइए, नहीं तो मैं आगे बताता हूं। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई साहब कि भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षण का जो कार्यकाल होता है यह कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। ठीक है, कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। या कोई भी व्यक्ति इस पद पर कितने वर्षों तक रह सकता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 65 वर्ष की आयु तक। कितने वर्ष की आयु तक? 65 वर्ष तक की आयु तक रह सकता है। और कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 6 वर्षों का। अगला देखिए, CAG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रहेगी। इसकी स्थापना वर्ष अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या याद रखेंगे? 1858। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए CAG का संबंध किस अनुच्छेद से है, संविधान के किस अनुच्छेद से, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 148। और ये अनुच्छेद वाला क्वेश्चन तो भाई साहब आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन निश्चित पूछा जाता है। इसके बाद देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कौन थे, तो याद रखिएगा वी नरहरि राव। ठीक है, क्या याद रखेंगे? भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक वी नरहरि राव। आगे देखना क्वेश्चंस क्या है, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस आपसे पूछा गया अगला, नए लोक प्रशासन की ओर मीनोब्रुक परिप्रेक्ष्य नामक पुस्तक किसने लिखी है? यहां पर ऑप्शन है फ्रैंक मैडिनी, इसके बाद है दोस्तों वाल्डो, इसके बाद है LD वाइट्स, इसके बाद है चार्ल्स बर्थ। तो यहां पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रैंक मैडिनी। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? सबसे पहले तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक का प्रकाशन कब होता है? तो 1971 ईस्वी में किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? मैरनी के द्वारा। आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है, लोक प्रशासन के लिए पहली पाठ्य पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो LD वाइट्स के द्वारा। और कब प्रकाशित की गई थी? 1926 में लिखी गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन यहां पर स्टार लगाइए और ये क्वेश्चन पूछी जा सकती है आपसे। किसने कहा है कि संचार प्रशासकीय संगठन की रक्त धारा है? ऑप्शन है मिलेट, इसके बाद मूने, इसके बाद है LD वाइट्स और इसके बाद है टेरी। याद रखिएगा भाई साहब, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिलेट के द्वारा ये कहा गया है। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, और यहां जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं सभी पे स्टार लगा दीजिए, सभी पे स्टार लगा दीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए संचार को प्रशासकीय प्रबंध का हृदय कहा है, किसके द्वारा कहा गया है? तो ध्यान रखेंगे पिफनर के द्वारा। किसके द्वारा भाई साहब? पिफनर के द्वारा क्या कहा गया? संचार जो है यह प्रशासकीय प्रबंध का हृदय है। ठीक है, चलिए फिर अगला देखना, अगला पॉइंट याद रखना आपको कि संचार का अंतर्निहित उद्देश्य आम मुद्दों पर दिमागों की एक बैठक है। ठीक है, तो यह किसके द्वारा कहा गया? टेड के द्वारा। याद रहेगा किसके द्वारा कहा गया है? टेड के द्वारा। फिर देखना अगला पॉइंट है कि संचार और राजनीतिक विकास नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो याद रखिएगा लुसियन पाई की। किसकी रचना है? संचार एवं राजनीतिक विकास किसके द्वारा लिखा गया है? लुसियन पाई की। आगे चलिए, संप्रेषण पर मूल लक्ष्य समान विषयों पर मस्तिष्क का मेल है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो आपको ध्यान रखना है ऑडबे टीड के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया यह कथन? ऑडबे टीड के द्वारा। ये कथन वाला आप लोग सारे क्वेश्चंस को जरूर ही याद रख लीजिएगा। क्वेश्चंस देखिए, साइमन, एल्गुनिक, स्मिथबर्ग व थॉम्पसन ने प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण का समर्थन किया है। अब देखना यहां आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाए कि प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण का समर्थन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, क्या पूछ लिया जाएगा? प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण का समर्थन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शंस में साइमन रहे तो साइमन को टिक करेंगे, एल्गुनिक रहे तो एल्गुनिक को, स्मिथबर्ग रहे तो इसको, या फिर दोस्तों थॉम्पसन रहे तो इसको। अगर मान लीजिए पहला ऑप्शन ये दे दे, ठीक है, क्या मान लीजिएगा पहला ऑप्शन ये दे दे, दूसरा ऑप्शन ये दे दे, तीसरा ऑप्शन में ये दोनों दे दे, ठीक है, और चौथा में दे दे उपयुक्त सभी, तो क्या करिएगा भाई साहब? उपयुक्त सभी को टिक करिएगा। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आती है, ध्यान रखिएगा। अब देखना एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, पोस्ट कोर्ब शब्द का प्रयोग किसके द्वारा सबसे पहले किया गया? तो याद रखिएगा पोस्ट कोर्ब किसके द्वारा? गुलिक के द्वारा। ठीक है, गुलिक के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या करना है आपको। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का प्रस्तुतकर्ता कौन था? यानी कि दोस्तों वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत जो है यह किसके द्वारा दिया गया था? याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेलर के द्वारा। किसके द्वारा? टेलर के द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत दिया गया है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है तो याद रखिएगा, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट में सबसे पहला तो आप ध्यान रखिएगा वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत जो है इसको कब प्रस्तुत किया गया? तो 1911 ईस्वी में। देखिए रिलेटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती है।
अगर ये पूछ लिया गया आपसे तो ये पूछा जा सकता है, ये 2019 में पूछी गई है। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन एक सच्चा विज्ञान है। क्या है? सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन एक सच्चा विज्ञान है, ऐसा किसका कहना था? तो ये फ्रेडरिक टेलर का कहना था। ठीक है, फिर देखिए अगला याद रखना है, वैज्ञानिक प्रबंध से लाभ होता है किसको? तो उपभोक्ताओं को लाभ होता है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछ लिया जाए अगर आपसे कि वैज्ञानिक प्रबंध से लाभ होता है, ऑप्शंस में रहेगा उपभोक्ताओं को, तो क्या करिएगा? इसको टिक करिएगा। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या है, अगला क्वेश्चंस कहता है नौकरशाही का दोष है, स्टार लगाइए, और यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको कराऊंगा इसको तो जरूर ही याद रखना। नौकरशाही का दोष है, ऑप्शंस है लाल फीताशाही, सत्ता का लोभ, या फिर श्रेष्ठता की भावना, या फिर इनमें से कोई नहीं। नौकरशाही का जो दोष है यहां पर, दोष यानी कि अवगुण, दोष यानी कि दोस्तों अवगुण, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल फीताशाही। ठीक है, अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट देखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपको ध्यान रखना है, नौकरशाही एक अग्नि के समान है। याद रखिए, नौकरशाही क्या है? एक अग्नि के समान है जो एक सेवक के रूप में बहुमूल्य सिद्ध होती है। ऐसा किसके द्वारा कहा गया है? तो रैमजे म्योर के द्वारा। किसके द्वारा? याद रखिएगा, रैमजे म्योर ने क्या कहा है? तो नौकरशाही एक अग्नि के समान है जो एक सेवक के रूप में बहुमूल्य सिद्ध होती है। ठीक है, फिर देखना अगला क्या है, अगला है नौकरशाही को सरकार का कैमा अंग कहा जाता है? तो सरकार का चौथा अंग कहा जाता है। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निर्णय निर्माण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? तो यहां पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा निर्णय निर्माण सिद्धांत, यह जो प्रतिपादन किया गया है यह साइमन के द्वारा। किसके द्वारा? साइमन के द्वारा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखना भाई साहब, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा, न्यू इंडिया आपसे पूछ लिया जाता है, न्यू इंडिया के लेखक कौन है? तो कहिएगा क्या? एनी बेसेंट। क्या कहिएगा? एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया पुस्तक लिखी गई है। फिर देखिए अगला ध्यान रखिएगा, निर्णय सिद्धांत में 4 मूल तत्व होते हैं। अगर पूछ लिया जाए निर्णय सिद्धांत में कितने मूल तत्व होते हैं, तो 4 मूल तत्व होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो कार्य, घटनाएं, परिणाम और अदायगी। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है? पॉइंट ध्यान रखना है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो यह प्रतिपादित किया गया है बीएफ स्किनर के द्वारा। ठीक है, याद रहेगी, बीएफ स्किनर के द्वारा किसका प्रतिपादन? तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का सिद्धांत। ठीक, चलिए अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन है, किसने सार्वजनिक प्रशासन को कानून का विस्तृत एवं व्यवस्थित रूप के अनुसार परिभाषित किया है? तो यहां पर इसका आंसर ध्यान रखिएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वुडरो विल्सन। चलिए अगला क्वेश्चन देखना भाई साहब, अगला क्वेश्चन जो कि 10वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है निम्न में से किसने प्रशासन की परिभाषा वांछित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मानवीय तथा भौतिक साधनों के संगठन तथा निर्देशन के रूप में की है? तो यहां देखिए ऑप्शंस क्या है, एलडी वाइट्स, फिफनर, इसके बाद दोस्तों जे ए बिग या फिर साइमन। तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिफनर के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। किसके संबंध में? तो प्रशासन के संबंध में। किसके संबंध में? इसने बताया कि प्रशासन जो है दोस्तों यह वांछित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक साधनों का, किसका? मानवीय एवं भौतिक साधनों का संगठन तथा निर्देशन है। ठीक है, संगठन तथा निर्देशन है। चलिए अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस है यह क्वेश्चंस लॉन्ग टाइप है। आपको भी पता है कि आपके एग्जामिनेशंस में कुल 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पार्ट 2 में आपने एग्जाम दिया था, सेम प्रोसेस रहेगी यहां पर भी। तो यहां पर देखिए 10 क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चंस जो कि 10 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जो कि बनाना अनिवार्य है। बाकी 9 क्वेश्चंस में से दोस्तों 4 क्वेश्चंस का आंसर आपको लॉन्ग टाइप में करना है, जिसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस 100% ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछी ही जाएगी। ध्यान रखिएगा, ठोस बजट के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। क्यों मैं कह रहा हूं 100%? तो देखिए ये क्वेश्चंस 2017, फिर 2019, 2021, अब बारी है 2023, इसलिए इसको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। साथ में यहां पर पहले आप आंसर लिखने के तरीकों को देख लीजिए, क्योंकि आपको अगर परसेंटेज इंक्रीज करना है तो कुछ इस प्रकार से आंसर राइटिंग करनी होगी। आप लोग क्या करते हैं, गेस पेपर ले जाकर के सीधा छप्पा मारना शुरू कर देते हैं। भाई साहब, गेस पेपर से सभी स्टूडेंट छप्पा मारते हैं। जब तक सारे स्टूडेंट के बीच में आप एक यूनिक स्टूडेंट नहीं बनिएगा, आपको बेहतरीन मार्क कभी नहीं मिलने वाली है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला तो भाई साहब हमें ठोस बजट के बारे में जानना है। तो ठोस बजट देखो, रटने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठोस बजट क्या होता है?
तो ठोस बजट जो होता है जिसमें खर्चों की खास मदों को स्पष्ट किया जाता है। किसको? खर्चा जो होती है, जो भी खर्चे होते हैं उन खर्चों को क्या किया जाता है? स्पष्ट तौर पर वर्णित किया जाता है, दर्शाया जाता है। साथ में दोस्तों इसमें किस चीज का वर्णन किया जाता है? तो कोई भी एक मुश्त अनुदान की इसमें मांग नहीं की जाती है। वैसे बजट को हम लोग क्या कहते हैं? ठोस बजट कहते हैं। अब ठोस बजट के सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, तो आंसर हम लोग क्या करेंगे? ठोस बजट के सिद्धांत। तो ठोस बजट के कुछ सिद्धांत देखिए क्या है, जैसे कि एकता। ठीक है, क्या है? पहला नंबर एकता। इसी तरीके से आपको हेडिंग बनाना है, फिर कुछ यहां पर पंक्तियां लिखनी है, फिर अगला पॉइंट्स में हेडिंग बनाना है। अब इसको समझ लीजिए थोड़ा। एकता क्या है? तो संपूर्ण खर्चों की वित्तीय व्यवस्था के लिए, किसके लिए? वित्तीय व्यवस्था के लिए सरकार को सभी प्राप्तियों को एक सामान्य निधि में एकत्रीकरण कर लिया जाना चाहिए। इसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट्स जो है यह क्या है? तो सत्यशीलता। ठीक है, सत्यशीलता में आपको क्या लिखना है? इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका जो अर्थ है वह राजकोषीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन ठीक उसी प्रकार होना चाहिए जिस प्रकार के बजट में उसकी व्यवस्था की गई हो। कोई भी कार्य हम लोग उसी आधार पर करेंगे जितना हमारे पास बजट होनी चाहिए। अगर जितनी बजट है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, पैसे रहेंगे तब तो कोई काम करेंगे भाई साहब। वही बातें यहां पर लिखना है। आगे कहता है देखिए, यदि बजट उस प्रकार के क्रियान्वित नहीं किया जाता है जिस प्रकार की उसका विधानीकरण किया गया था, तो फिर बजट बनाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। क्योंकि देखिए अब वैसे भी मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे पास पैसे 5 रुपये है, ठीक है, अगर मान लीजिए मैं खर्चा का जो कार्ड है ये 10 रुपये का बनाता हूं, तो बताइए मैंने जो यहां पर खर्चा 10 रुपया कर लिया, तो पहले ये बजट बनाने का तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसी के लिए कहा गया सत्यशीलता होनी चाहिए। अगर 10 रुपये की खर्चे हैं तो बजट भी आप 10 रुपये के अकॉर्डिंग बनाइए। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए। अगला जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स क्या है? स्पष्टता। ठीक है, स्पष्टता का मतलब क्या है? तो बजट का जो ढांचा तैयार किया जाता है वो इस प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए ताकि वह सरलता और सुगमता से समझा जा सके। ठीक है, यह स्पष्टता में हम लोगों को लिखना है। आगे देखिए, फिर है परिशुद्धता। अब परिशुद्धता में हम लोग क्या लिखेंगे? तो किसी भी सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था के लिए बजट अनुमानों की परिशुद्धता तथा विश्वसनीयता अत्यंत आवश्यक होती है। क्योंकि देखिए कोई भी चीजें, अगर मान लीजिए हम घर के खर्चे चलाते हैं, ठीक है, तो घर के अगर खर्चे हम लोग चलाते हैं, तो अगर मान लीजिए खर्चे 100 रुपये है, ठीक है, और इस खर्चे को मैं दर्शाता हूं 400 रुपये की खर्चे, तब तो फिर भाई क्या होगा? हम किसी को अंधकार में रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मान लीजिए 100 की खर्चे हैं, तो हम अगर स्पष्ट तौर पे परिवार में बताते हैं कि 100 के खर्चे हैं, तो सभी के साथ क्या हो जाता है? वो शुद्ध रूप से सामने आ जाता है, स्पष्टता सामने आ जाता है, इसमें कोई भी अंधकार में नहीं रहता। तो वही चीजें यहां पर परिशुद्धता में क्या है? किसी भी सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था के लिए बजट अनुमानों की परिशुद्धता और विश्वसनीयता अत्यंत आवश्यक है। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि आय का कम अंकन करने वाले व्यय का अधिक अंकन करने की इस प्रवृत्ति से बजट का रूप ही बिगड़ जाता है। फिर देखना, पांचवा पॉइंट में आपको क्या लिखना है? पांचवा पॉइंट है नियतकालीनता। अब नियतकालीनता में क्या लिखेंगे? सरकार को विनियोजन तथा खर्च करने का प्राधिकार एक निश्चित अवधि के लिए ही दिया जाना चाहिए। ठीक है, यदि उस अवधि में धन का उपयोग न किया जाए तो वह प्राधिकार समाप्त हो जाना चाहिए अथवा उसका पुनर्विनियोजन होना चाहिए। फिर देखिए छठा पॉइंट आपको क्या लिखना है? तो छठा पॉइंट जो लिखना है वह व्यापकता। अब व्यापकता में आपको क्या लिखना है? सरकार के संपूर्ण राजकोषीय कार्यक्रमों का सारांश बजट में आना चाहिए। सरकार की जितनी भी राजकोषीय कार्य होती है उस सभी को कहां लाना चाहिए? तो बजट में लेकर आना चाहिए। बजट द्वारा सरकार की आमदनी एवं खर्चों पर पूर्ण चित्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बजट के माध्यम से जो सरकार के खर्चे हैं, आमदनी है, उसको स्पष्ट तौर पर दिखाया जाना चाहिए। इसमें यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि सरकार द्वारा क्या कोई नया ऋण अथवा उधार लिया जाना है। यानी कि सरकार, देखिए वैसे भी आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि सरकार मान लीजिए अभी कहती है कि सरकार घाटे में चल रही है या सरकार मुनाफे में चल रही है। तो सरकार घाटे या फिर मुनाफे में जाने का मतलब, घाटे में है मतलब ये कहीं से ऋण ले रहा है, ठीक है, मुनाफे में है मतलब या इसको क्या है, या किसी को ऋण प्रदान कर रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो सारी चीजें हैं इसको क्या किया जाना चाहिए? बजट के आधार पर वर्णित कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखना, अर्थात हम इस प्रकार से कह सकते हैं, इस प्रकार से स्पष्ट है कि यदि बजट के द्वारा उन उद्देश्यों को प्राप्त करना है जिसके लिए कि उसका निर्माण किया गया था। बजट का मतलब यह है उन सभी चीजों को प्राप्त करना जिसके लिए बजट तैयार किया जाता है, अर्थात सत्यनिष्ठ एवं कुशल वित्तीय प्रशासन की स्थापना। तो ऊपर उल्लेख किए गए सिद्धांतों का पालन
होना ही चाहिए अगर ऐसा करना है तो कुल मिलाकर आपको देखिए दोस्तों, इसको आपको क्या करना है, 2 से 3 बार डेली जब तक आपकी एग्जामिनेशन होती है, जितने भी क्वेश्चंस मैं कराता हूं, आप ज्यादा नहीं, इसको 2 से 3 बार जैसे मैंने लिखा है उसी आधार पर आप इसको सबसे पहले लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, लिखिए, इसके बाद इसको रिवाइज कीजिए। जितना आप रिवाइज करोगे भाई साहब, उतना आपको इस पर पकड़ बन जाएगी और आप एग्जाम में अच्छी तरीके से आंसर राइटिंग कर पाओगे। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आप इस तरीके से आंसर राइटिंग करके आते हो एग्जाम में, तो आपके 70% एबव मार्क कोई नहीं रोक सकता है। अब देखिए यहां पर दोस्तों, अगर इसी तरीके के आपको लेक्चर्स चाहिए तो मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, तो थोड़ा सा आप लोग भी मेरे लिए मेहनत कर दीजिए। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में जरूर बताइए। साथ में दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी, क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर पाते हैं तो इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। फॉलो करने के बाद राम राम जरूर बोलिएगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक यहां पर दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते। अगर आप वहां से नहीं जुड़ पाते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट पर मैसेज करोगे व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे मैसेज करने के उपरांत आपको क्या किया जाएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। आप लोग इस पर कॉल नहीं कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो तो फटाफट से लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के पास इसे शेयर कर दीजिए ताकि सभी को हेल्प मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।